दो चीज़ों को लेकर वहाँ पे जो सवाल है, एक तो ये कि अमेरिका एक बाहर लड़ाइयाँ नहीं करनी है और दूसरा अमेरिका को फर्स्ट रखना, अमेरिका फर्स्ट। तो वहाँ पे अब लोग कह रहे हैं कि अब ये इज़राइल फर्स्ट हो गया है ट्रम्प के लिए बजाय अमेरिका फर्स्ट के। एग्जैक्टली। जैसे कि हमारे लिए अमेरिका फर्स्ट हो गया है बहुत सारी चीज़ों के लिए, जहाँ पे सारी घोषणाएँ, सारे युद्ध विराम से लेकर टैरिफ से लेकर ये बात कि मैं पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री का। तमाम तरह की घोषणाएँ जो हैं वो अमेरिका से अब होती हैं बजाय। प्रधानमंत्री को बचा कितने लोग रहे हैं? कौन बचा रहा? उनके बचाव में कौन खड़ा हो रहा? आपने क्या भागवत का कोई बयान सुना है क्या प्रधानमंत्री के बचाव कि हमारे प्रधानमंत्री ने इजराइल के दबाव में देश की विदेश नीति को इतना जबरदस्त नुकसान पहुंचाया, क्षति पहुंचाई। गुटनिरपेक्ष नीति या हमारे सेकुलर कंडीशंस या हमारी फलस्तीन या टू स्टेट्स पॉलिसी जो थी, कि उनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री संसद में क्यों नहीं है। जवाब आता है गृह मंत्री का कि राहुल गांधी का की अटेंडेंस लोकसभा में एवरेज से कम है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री को 0 मार्क्स क्यों मिले, तो उसको कह रहे हैं कि राहुल गांधी को भी पास मार्क क्यों मिले। संकट बहुत बड़ा है और बढ़ेगा। ये और ये ईरान का युद्ध खत्म भी हो जाए तो भारत का युद्ध चलता रहे। भारत ने जो युद्ध अपने अंदर अपने नागरिकों के साथ पैदा कर दिया है सरकार ने, वो अब बंद नहीं। नमस्कार, मैं हूँ नीतीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान श्रवण गर्ग साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे पुराने बॉस भी। और आज हम लोग बात करेंगे इन हाल की चीज़ों की रोशनी में कि क्या भारत की जनता को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल पूछने चाहिए जो उनकी जवाबदेही को लेकर हैं, जो इस लोकतंत्र का हर्ष हुआ है इन 11-12 सालों में। अ, संविधान के साथ जो कुछ हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या कूटनीति में हमारी जो साख के बारे में हो रहा है, जो भारत का जो इकोनॉमी है उसको लेकर है, रोजगार को लेकर है, जो बुनियादी सवाल हैं। और साथ में जो राजनीति को लेकर लगातार हम देख रहे हैं, जो अभी राज्यसभा के चुनाव है उसको भी हमने देखा, और बिहार में भी देखा, और बंगाल में जो देख रहा है। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। और ये एक गंभीर बातचीत है ये। इसमें मतलब बजाय इसके कि जो एक छोटे मोटे चीज़ों को लेकर फंसे रहते हैं जिनमें, उससे ज़्यादा व्यापक तौर पे अगर हम देखना चाहें इस बात को, इन 11-12 साल का जो उनका जो परफॉर्मेंस प्रदर्शन रहा है उसको, और उसको लेकर अगर वो सब कुछ प्रधान सेवक हैं, तो उनको हम किस किस तरह से उनका उनका जो क्या बोलते हैं एनुअल या एनुअली परफॉर्मेंस रिव्यू कैसे करेंगे। देखिए, मैं अ, आप जो बात जानना चाहते हैं या करना चाहते हैं उसकी शुरुआत अमेरिका को लेकर जो सबसे ताज़ा खबर है उससे करना चाहता हूँ। जी। ताज़ा खबर यह है कि जो ट्रंप के काउंटर टेररिज्म चीफ जो केंट, जी। उन्होंने ईरान के साथ चल रहे युद्ध के बीच में, मतलब जी। 3 सप्ताह होने आए, यह कहते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है कि ईरान की तरफ से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था। तो ट्रंप कह रहे हैं, ट्रंप ने यही कहा है कि अमेरिका को। दूसरी चीज उन्होंने ये कही है, द वॉर वॉज इनिशिएटेड ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम इजराइल जी। एंड इट्स लॉबी इन यूएस। ये इंपॉर्टेंट कि ईरान के खिलाफ युद्ध इजराइल के दबाव में लड़ा जा रहा है।
इजराइल और उसकी जो लॉबी है यहूदी लॉ, जी हमने इस सवाल से शुरुआत इसलिए की कि आपके सवाल का जवाब हम इस सवाल के जरिए ढूंढना चाहते हैं कि क्या भारत में भी कुछ ऐसे इस्तीफे होना चाहिए या होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री ने इजराइल के दबाव में देश की विदेश नीति को इतना जबरदस्त नुकसान पहुंचाया, क्षति पहुंचाई, गुटनिरपेक्ष नीति या हमारे सेकुलर ट्रेडिशंस या हमारी फलस्तीन या टू स्टेट्स पॉलिसी जो थी कि इजराइल का राज्य अलग फलस्तीन का राज्य अलग, वो हम ब्लेटेंटली ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ खड़े हों। एक तरफ और साथ में भीख भी मांग रहे हैं कि हम और रास्ता नहीं है। एक तरफ और दूसरी तरफ हम अमेरिका के दबाव में हमने अपनी पूरी की पूरी आर्थिक नीतियां दांव पर लगा। तो हम ये कहना चाहते हैं युधि जी कि आर्क का जो सवाल है उसके जवाबों की शुरुआत अमेरिका में हो चुकी है कि लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है और वो सवाल ये है कि आप ईरान के खिलाफ युद्ध में क्यों गए, आपने देश को दांव पर क्यों लगाया, आपने देश की इकोनॉमी को बर्बाद क्यों किया, अमेरिकी सैनिकों की जान को खतरे में क्यों डाला। जबकि आप ये कहते थे ट्रम्प अपने मतलब जो केंट ने अपने जो भाग्य की जो बातें हैं उसमें ये कहा है कि ट्रम्प के साथ मैंने जुड़ा ही इसलिए था कि वो ये कहते थे कि हमको दुनिया के लड़ाइयों से अमेरिका को निकालना है। दो चीज़ों को लेकर वहाँ पे जो सवाल है, एक तो ये कि अमेरिका एक बाहर लड़ाइयाँ नहीं करनी है और दूसरा अमेरिका को फर्स्ट रखना, अमेरिका फर्स्ट। तो वहाँ पे अब लोग कह रहे हैं कि अब ये इजराइल फर्स्ट हो गया है ट्रम्प के लिए बजाय अमेरिका फर्स्ट के। एग्जैक्टली जैसे कि हमारे लिए अमेरिका फर्स्ट हो गया है बहुत सारी चीज़ों के लिए, जहाँ पे सारी घोषणाएं, सारे युद्ध विराम से लेकर टैरिफ से लेकर ये बात कि मैं पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री का, तमाम तरह की घोषणाएं जो हैं वो अमेरिका से अब होती हैं बजाय हमारे अपने स्वायत्त संप्रभुता वाले देश की। जी ठीक कह रहे हैं आप। तो अमेरिका में शुरुआत हो गई है। भारत में सरकार और न्यायपालिका से सवाल कब पूछे जाएंगे या हमारे इस्तीफे कब होंगे। ये ठीक है कि सवाल पूछने की कीमत देनी पड़े। अमेरिका में शायद उतनी कीमत नहीं है जितनी यहाँ देना पड़ेगी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में जी प्राथमिक स्कूल के टीचर अध्यापक को पिचोर नाम की जगह के बीजेपी विधायक की अनुशंसा पर इसलिए सस्पेंड कर दिया गया कि उसने सवाल किया था या सवाल उठाया था या मजाक उड़ाया था कि एलपीजी की कीमतें अगर इतनी ऊंची जाएंगी या जाती रहेंगी तो लोगों को खाना पकाने के लिए चूल्हों पर वापस लौटना पड़ेगा। इतनी की बात, मजाक उड़ा। तो वीडियो वायरल हो गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गैस के दाम कम हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए तो गैस के दाम बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़ गए। तो गैस के दाम इसलिए बढ़ गए
कि भाइयों बहनों, गैस की रोटी खाने से पेट में भी गैस बनती है, और अगर पेट में गैस बनेगी तो आप बीमार पड़ जाओगे, और अगर आप बीमार पड़ोगे तो ये देश बीमार पड़ जाएगा मेरे भाइयों बहनों। इसलिए गैस के दाम बढ़ने से आम आदमी भी रोटी खाएगा चूल्हे की, और अमीर आदमी भी चाय खाएगा चूल्हे की रोटी। जो अमीर आदमी और आम आदमी के बीच में जो अमीरी गरीबी की खाई है भाइयों बहनों, बहुत दूर हो जाएगी। धन्यवाद भाइयों बहनों। इसमें मुद्दा यह है कि इनटॉलरेंस अब बढ़ रहा है हमारे यहाँ। मतलब एक तो हम ये कह रहे हैं कि सवाल पूछिए, पर दूसरा ये कि जो रिस्क है वो भी बढ़ती जा रही है सवाल पूछने की। कि आप अगर पूछेंगे तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी सवाल पूछने की। जी। जैसे ताजा घटनाओं को लें कि सोनम वांगचुक को इतने लंबे कारावास के बाद, शायद 170 दिनों के कारावास जी। के बाद, एनएससी के अंतर्गत रखा गया, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। और होम मिनिस्ट्री कह रहा है कि एनएसए का कोई आधार नहीं, तो उनको रखने की जरूरत नहीं, आपने छोड़ दिया। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई पुख्ता सबूत नहीं दे पाए और उनको इतने लंबे समय तक जेलों में रखा गया। जी। अब सवाल ये है कि क्या नागरिकों को पीएम और होम मिनिस्टर ही नहीं, अदालतों से भी सवाल नहीं पूछना चाहिए था? सवाल ये कि क्या अदालतें कोई ऐसी रूलिंग दे सकती हैं क्या कि हम जनता की नजरों में जो प्रतिष्ठित लोग रहे हैं, जैसे सोनम वांगचुक की मान, इनके कंट्रीब्यूशन को काफी रिकॉग्नाइज किया गया है दुनिया भर में, ऐसे लोगों की छवि को बिना पुख्ता सबूतों के, ऐसे लोकप्रिय नेता बिना पुख्ता सबूतों के अभाव में खराब करके उनको जेलों में रखने, जोधपुर जेल में उनको आइसोलेशन में रखा गया। एक लद्दाख की ठंड का आदमी, बर्फीली ठंड का आदमी जोधपुर की गर्मी में एक बैरक में रखा गया, सिंगल में। उनको जेलों में रखने, उनकी यातनाएं सहने, उनके परिवारों को यातनाएं भुगतने के आरोप में क्यों न जांच एजेंसियों के खिलाफ मुकदमे दायर किए? ये सवाल नहीं पूछना चाहिए अदालतों से? सरकार, होम मिनिस्ट्री कह रही है कि एनएसए नहीं, तो हम क्या होम मिनिस्ट्री के खिलाफ रूलिंग नहीं दे सकते कि आपने किस आधार पर रखा, हम आपके ऊपर मुकदमा चलाना चाहते? या कोई भी जांच एजेंसी बिना सबूतों के आधार पर कोई इतनी बड़ी धांधली नहीं कर सकती जब तक कि कोई राजनीतिक षड्यंत्र उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ हो। वो नहीं जुड़े हुए राजनीतिक षड्यंत्र के साथ, मतलब सवाल ये नहीं कि उल्टी बात है ये तो, कि क्योंकि आपको अगर एक आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं एक आदमी के बारे में, जिससे जो सबूत है वो वीडियो देखने में आपको महीनों लग जाएं सुप्रीम कोर्ट को इस देश के, और फिर आपको इस बात पे ऐतराज हो कि अरे भ्रष्टाचार है न्यायपालिका में, तो इसको लेकर आपको ऐतराज भी हो इस बात पे, और आप उन लोगों की भी छुट्टी करवाने में लग जाएंगे जो लोग जिन्होंने कहीं कोर्ट्स में ये बात कह दी है, ये बात जो कि तथ्यात्मक तौर पे गलत कैसे है ये। देश में निधि जी
इस समय केवल एक आदमी सवाल पूछ रहा है, वही आरोप लगा रहा है। वो कह रहा है खुलेआम कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। वो ये कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन इज कॉम्प्रोमाइज्ड। आपने देखा, आश्चर्य व्यक्त नहीं करते हैं आप भी या हम भी कि उस आदमी को कोई चैलेंज नहीं कर रहा है कि तुम के तुम्हारा गला पकड़ लेंगे हम, तुमने कहा कैसे? हो क्या रहा है कि यार ये बकरा, इसको बकने दो, अपन संसद ही जाना बंद कर देते हैं। मतलब हम उस गली से ही निकलना बंद कर देते हैं। देश का प्रधानमंत्री संसद में उपस्थित नहीं हो रहा। जब संजय सिंह बोल रहे हैं, आरोप लगा खुले, या राहुल गांधी लगा, होना चाहिए ना सर कि राहुल के खिलाफ मुकदमा हो। तो राहुल तो लगातार सारे मुकदमों से बरी हो रहे हैं, मानहानि की, हर जगह से हो रही है। नेशनल हेराल्ड से हो गए, नासिक से हो गए, मालेगांव से हो गए, पुणे से हो गए, झारखंड से हो, हर चीज से हो। आपने पिछली बार तो कोई मुकदमा ही नहीं था मानहानि का, फिर भी आपने राहुल गांधी को बाहर कर दिया संसद से, निष्कासित, मकान खाली। इस बार तो इतने बड़े बड़े आरोप लगा, सड़क पर भी लगा रहे हैं, संसद के बाहर भी लगा। संसद के अंदर लगा रहे हैं तो मान लीजिए कि प्रिविलेज्ड है, जी। पर संसद के बाहर भी लगा रहे हैं, संसद परिसर में लगा रहे हैं कि पीएम गहरे दबाव में, वो पीएम की तरह काम ही नहीं कर, वही कह रहे हैं। कोई गहरी बात है निधि जी, और हम उस बात को समझ नहीं पा रहे। जो हमारी विदेश नीति, हमारी ट्रेड पॉलिसीज, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को प्रभावित कर। और आपने एक चीज और गौर की होगी कि प्रधानमंत्री को बचा कितने लोग रहे हैं, कौन बचा रहा है, उनके बचाव में कौन खड़ा हो रहा है? आपने क्या भागवत का कोई बयान सुना है क्या प्रधानमंत्री के बचाव? वो खड़े हुए हो कि नहीं, ये हमारे जो प्रधानमंत्री, इनके बारे में ये तो गलत कहा गया, चुप है। संसद में कौन लोग बोल रहे हैं प्रधानमंत्री के पक्ष में, होम मिनिस्टर के अलावा? श्रीकांत दुबे। क्या लोकस स्टैंड है ये बताया? या अर्जुन राम मेघवाल बोल रहे हो, पीयूष गोयल बोल रहे, आपने सुना क्या नितिन गडकरी बोल रहे हैं? मोदी सरकार को आपने देखा भी है, पार्लियामेंट में जिस तरह से गृह मंत्री शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, साला शब्द दिया गुस्से में कि बैठ जाओ, बैठ जाओ ना भाई, सिर्फ गृह मंत्री का। उसका कारण लोग ये कहते हैं कि भाई उनका भाग्य भी जो है पीएम के भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है। जयशंकर को आपने कभी एक बयान सुना हमने वेस्ट एशिया के बारे में भी, उसमें उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि खामेनी की हत्या का विरोध किया हो,
उन्होंने ये नहीं कहा कि इजराइल के साथ क्यों खड़े हैं, कुछ नहीं, जवाब ही नहीं दिए तेल के बारे में। मेरी इतनी बार बात हुई ईरान के विदेश मंत्री हुई ये बात, हम चाहते हैं शांति हो, डायलॉग। अब ये तो आप कहते ही रहते हैं, हमको कौन सुनता। निर्मला सीतारमन को सुना क्या आपने कभी भी? ये लोग सारे के सारे लोग पूरे के पूरे परिदृश्य से अनुपस्थित हैं। अगर आपने वो वायरल क्लिप देखी हो कि जिसमें जयशंकर जी से सवाल पूछ रहे हैं कि रूस से तेल खरीदेगी कि नहीं, तो कह रहे हैं कि पीयूष गोयल से पूछिए। पीयूष गोयल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री से पूछिए। Piyush sir, has India agreed not to import Russian oil as mentioned in Trump ये executive order? MBA इसकी जानकारी आपको दे पाए। कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। आप कह रहे हैं कि सवाल पूछना चाहिए, आपका ये सवाल है ना, ये सवाल पूछना चाहिए। जब सवाल हाँ पूछते हैं, क्योंकि बाकी सारे जो संरचनाएं जिनको सवाल पूछना चाहिए था, जैसे कि अदालत को सवाल पूछना चाहिए था, जैसे कि राहुल गांधी तो ठीक है, पर बाकी विपक्ष को भी सवाल पूछना चाहिए था। वो तो क्रॉस वोटिंग में लगे हुए हैं इस समय जो है, तो जाहिर तौर पे लोग कहाँ जाएं? बताओ, अगर हमको अपने देश के बारे में सोचना है, यहाँ के लोग, मीडिया तो पूछेगा नहीं, ये कहाँ पूछ रहा है? तो फिर जो है सवाल लोगों को पूछने पड़ेंगे। और लोगों को पूछने की, जैसे कि एक सवाल पूछने का तरीका, उस मेरे ख्याल से पूरा देश ने लगभग जिस तरह से गटर गैस को जो है एक तरह से उसका अ, प्राण प्रतिष्ठित किया। आप सोचिए आप सोचिए कि राहुल गांधी पर आरोप लगा गया कि आप संसद की सीढ़ियों पर बैठकर चाय कैसे पी रहे हैं, बिस्कुट कैसे खा रहे हैं जी? पकोड़े कैसे खा रहे हैं। और वो अगर राहुल गांधी कहते हैं कि मैं ये पकोड़े जो हैं नाले की गैस से तलकर बनाए गए, बेरोजगारों द्वारा बनाए गए, वो खा रहा हूँ, तो क्या कही? बिल्कुल। सवाल और आरोप, उनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री संसद में क्यों नहीं है। जवाब आता है गृह मंत्री का कि राहुल गांधी की अटेंडेंस लोकसभा में एवरेज से कम है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री को 0 मार्क्स क्यों मिले, तो उसको कह रहे हैं कि राहुल गांधी को भी पास मार्क क्यों मिले। हाँ, ग्रेस से पास हुए हैं, तो इन पे 0 वाले साथ क्रॉस सवाल कर सकते ये हम एक जो चीज अब आखिर में आना चाहते हैं हैं। जी। निधीश जी, वो गंभीर है। वो गंभीर ये है कि मोदी जी अपनी सत्ता को बचाने के लिए क्या कोई वैसी गलती कर सकते हैं जैसी गलती श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में अपनी सत्ता को बचाने के लिए की थी। कर सकते हैं, अभी नहीं करें, 29 में करें। जी। पार्लियामेंट का वो बढ़ा दें कार्यकाल, इंदिरा गांधी ने बढ़ा दिया। हालांकि ये एक अलग एक बहस की बात है कि नरेंद्र मोदी की जो इमरजेंसी है, इसको अगर हम कहें, अघोषित इमरजेंसी, कितनी फर्क है उस इमरजेंसी से जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी। हाँ, तो अघोषित इमरजेंसी तो है ही, पर उसको घोषित में कन्वर्ट कर दें तो क्या कोई ऐसी गलती कर सकते हैं? मैं क्यों पूछ रहा हूं आपको बता, कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया और उठा भी लिया और चुनाव भी करवा दिए। मतलब विपक्ष को मौका दिया सत्ता में आने का, फिर थम्पिंग 2/3 और 3/4 मेजोरिटी से फिर आ गई।
मोदी जी अगर इस तरह की कोई प्रयोग करेंगे तो क्या बीजेपी सत्ता में आ पाएगी? ये मोदी भी आ पाएगी? हजारों लोगों को मीसा में और डीआईआर में, मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के अंतर्गत जेलों में डाल दिए गए वो सब। मोदी जी के शासनकाल में मतलब इतना बीजेपी को इतना नुकसान पहुंच चुका है कि वो हमें आ नहीं पाएंगे। जी ये है। आपका सवाल ये है कि सवाल पूछे, मैं कह रहा हूं कि बिना सवाल के भी ये स्थिति है कि लोग अब उनके साथ जो थे वो साथ छोड़ रहे हैं। मैंने शायद आपके साथ चर्चा में जिक्र किया है, किसी और चर्चा में किया, कि जो वी डैम की रिपोर्ट है उसमें जी भारत को एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बताया गया। 2021 से 22 से लगातार ही। अब हम आखिरी बात पे आते हैं कि मोदी या बीजेपी की हुकूमत क्या कर रही। इसको आप इस तरह से देखिए कि एक प्रयोगशाला के तौर पर जो हम आने वाले दिनों में भारत में देख सकते हैं, सत्ता को बचाने के प्रयास में, तो वेस्ट बंगाल को एक लेबोरेटरी की तरह ट्रीट किया गया। जी लेबोरेटरी इस तरह की कि यार सबसे ताकतवर चीफ मिनिस्टर को हटा दे, फिर देखो क्या हो। कैसे? ताजा जो घटना है क्रम, उसमें चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया, कई अफसरों को हटा दिया। जी उसके पहले गवर्नर को हटा दिया, तमिलनाडु के गवर्नर को लिया। और उसके पहले उनके कैंपेनर के यहाँ छापे मारे और कैंपेनर के यहाँ छापे मारे जो आ, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे या प्रशांत किशोर के लोग। तो तो ममता बनर्जी पहुंच गई, आपने देखा उनके सॉल्ट लेक स्थित ऑफिस में भी वो। एसआईआर का भी आपको पता है, 63 लाख लोगों के नाम, 64 लाख। गवर्नर को हटा दिया। राष्ट्रपति का बात ध्रुवीकरण, शायद हमने पिछली बार जी हमने बात की राष्ट्रपति के विवाद के ध्रुवीकरण के बारे में कि वहां पे ध्रुवी। कुल मिलाकर ये कि इतना वायलेंस हो जाए वहां जो इन सब चीजों से, कि जो एन रवि हैं वो कहते हैं कि यार राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। तो नागरिक जब सवाल करना चाहते हैं, वो कहें कि नीतीश जी ने कहा सवाल करिए, तो उनको एलपीजी की लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, फर्टिलाइजर की लाइन में खड़ा कर। आपने देखा नोटबंदी में क्या हुआ था, आपने देखा कोविड में क्या हुआ। वो कह रहे हैं कि हम कोविड की तरह से ही इस क्राइसिस से भी निपटना चाहते हैं। तो कोविड भी देखिए, जिस सफलतापूर्वक तरीके से हम वहां से निपटे थाली बजाकर, वैसे ही हम इस पे निकलेंगे, गटर गैस से निकले। गटर गैस से निकलेंगे। तो देश इस समय गटर में है, गैस से नहीं है। गैस का मामला नहीं है, देश को गटर में है। और गटर में देश अपने कारण नहीं गया, एक योजनाबद्ध तरीके से देश को गटर में डाला जाता है। नागरिक पूछेंगे सवाल, ये तय है। राहुल गांधी ने भी कहा, लखनऊ में काशीराम जयंती के उपलक्ष्य में वो गए थे, कहा नागरिक में से डोंट एक्सेप्ट, जो चल रहा है उसको स्वीकार मत की। तो ये होगा जो मैंने जिस चीज से अपनी बात शुरू की थी कि जो
अमेरिका में जो इस्तीफा हुआ वहाँ के सबसे बड़े आदमी का, कि आपने हमको युद्ध में डाल दिया, जिसकी जरूरत नहीं थी। तो भारत में भी लोग अगर पूछना शुरू कर दें मोदी जी से, सरकार से, कि आपने हमको जानबूझ करके संकट में डाला है और हम इस्तीफा दिया, नागरिक इस्तीफा दिया, जी नागरिक कहे कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, अपने नागरिकत्व से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और नागरिक घोषणा करें कि हम नागरिक नहीं हैं, आपके नागरिक नहीं, इसलिए कि आपने जानबूझ करके हमको इस संकट में डाला है। ये हो सकता है नीतीश जी, क्योंकि संकट बहुत बड़ा है और बढ़ेगा। ये और ये ईरान का युद्ध खत्म भी हो जाए तो भारत का युद्ध चलता रहे। भारत ने जो युद्ध अपने अंदर अपने नागरिकों के साथ पैदा कर दिया है सरकार ने, वो अब बंद नहीं। बिल्कुल ये सीख जी। तो इसको अब यहाँ पे आज रोकते हैं और आगे अभी और देखते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पे इसमें साफ साफ ये दिखलाई पड़ रहा है कि मोदी जी के लिए भारत से ज़्यादा शायद वो अपनी सहूलियत देख रहे हैं, और जिसकी कीमत लगभग पूरा का पूरा देश हर तरह से चुका रहा है। चाहे वो 1 करोड़ लोग जो खाड़ी देशों में काम करते हैं, उन्हें उनके लिए कोई जवाब नहीं हमारे पास। तेल गैस का जवाब हमारे पास कुछ नहीं है। हमारी जो हम एक एक देश का राष्ट्रपति कह रहा है कि मैं उनका पॉलिटिकल करियर डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, और उसके लिए हमारे पास कोई जवाब देने वाला नहीं है। चाहे इतनी बड़ी संसद लगी हुई है, इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इसका जवाब तक नहीं दे पा रही है कि एक देश का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कह रहा है कि मैं उनका पॉलिटिकल करियर डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। ये अपने आप में ये कभी और कहीं कैसे संभव था, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जाहिर है इसको, और मेरे ख्याल से इस देश को भी जब बाकी सारी जगहों से जब जवाब मिलने बंद हो जाते हैं, तो लोग फिर अपने रास्ते ढूंढते हैं अपनी बातें कहने के लिए। तो वो शायद अब समय आता हुआ दिखलाई पड़ रहा है, इसको लेकर ये बातचीत हम लोगों ने ये आज की। श्रवण जी बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। दर्शकों आपका भी, अगर आपको ये बातचीत ठीक लगी तो उसको अपने हम ख्यालों के साथ साझा करिए, इस पे टिप्पणी करिए। इस सवाल की हम लोग जो बात कह रहे हैं इस पर भी आप सवाल कर सकते हैं। सब हर बात पे सवाल होना ही चाहिए, और देश से भी सवाल कर सकते हैं और देश को चलाने वालों से भी सवाल कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम को लाइक करिए और शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बहुत Thank you. धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।